गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, हमने बेस की प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। आज जो हमें काम करना है वो पढ़ना है बेस के यूजेस क्या है, क्या यूज है बेस का। बच्चों, बेस के यूज पढ़ने के बाद हम इस यूनिट का एक बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, पीएच स्केल। और बच्चों, इस लेक्चर का आपने एक भी मिनट मिस नहीं करना है, पूरा अच्छे से देखना है, न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं बहुत अच्छे से। चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे बच्चों, सबसे पहले हमें पढ़ना है यूजेस ऑफ बेस, बेस के यूज। ठीक है बच्चों, मैं इधर लेता हूं, इधर मैं लिखता हूं बेस, ठीक है। और यहां मैं लिख रहा हूं उस बेस का कमर्शियल नेम, कमर्शियल नेम। और यहां लिख रहा हूं मैं उस बेस का यूज। ठीक है भाई। सबसे पहला हमारा जो बेस है वो है NaOH। बच्चों, NaOH का कमर्शियल नाम होता है, जिस नाम से ये ज्यादा जाना जाता है, कास्टिक सोडा। केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कमर्शियल नेम कास्टिक सोडा है। ठीक है, कमर्शियल स्केल पे जो ज्यादा ये यूज होता है इस नाम से होता है, कास्टिक सोडा। तुमने भी सुना होगा कास्टिक सोडा। यूज क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, सोप के मैन्युफैक्चर में यूज होता है, और पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में भी ये यूज होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास KOH। बच्चों, KOH का कमर्शियल नाम होता है कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास। ठीक है। यूज कहां करते हैं इसको? मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट सोप, सॉफ्ट सोप के मैन्युफैक्चर में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कमर्शियल नेम है बच्चों इसका स्लिक्ड लाइम। क्या है? स्लिक्ड लाइम। ठीक है। स्लिक्ड लाइम का यूज क्या है? स्लिक्ड लाइम को यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग में। पहले बताया भी था मैंने तुम्हें, किस में यूज करते हैं? व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर के प्रिपरेशन में यूज करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये हम पढ़ेंगे अभी, जब हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वहां ब्लीचिंग पाउडर भी पढ़ेंगे, और हम इससे बनाएंगे ब्लीचिंग पाउडर को। ठीक है यहां तक बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस। बच्चों, इसका कमर्शियल नेम होता है मिल्क ऑफ लाइम, या इसको एक और नाम देते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसका काम क्या है? ये एंटा एसिड की तरह यूज होता है, एक एंटा एसिड है। एंटा एसिड का मतलब एसिडिटी को कम करता है। अगर हमें कभी भी एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी होती है, तो हम उस टाइम मिल्क ऑफ लाइम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं। ठीक है, ये एंटा एसिड की तरह काम करता है। ये जो एक्सेस ऑफ एसिड हो जाता है स्टोमक के अंदर, जिसके कारण एसिडिटी होती है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है बच्चों यहां तक। चलो बच्चों, ये था यूजेस ऑफ बेस के बारे में। अब एक अगला टॉपिक पढ़ना है हमने, और वो टॉपिक है एल्कली। छोटा सा टॉपिक है एल्कली। बच्चों, एल्कली होते क्या हैं? सुनना ध्यान से। एल्कली बेस ही होते हैं। एल्कली एक तरह के बेस हैं, लेकिन कौन से बेस? वो बेस जो पानी में डिजोल्व करने पे OH नेगेटिव आयन देते हैं। मैं यहां लिखता हूं, ध्यान से समझना। द सब्सटेंस which are soluble in water, which are soluble in water, पानी के अंदर soluble होते हैं, and give OH negative ion
व्हेन दे डिजोल्व इन वाटर, जब उनको पानी के अंदर डाला जाता है तो वो क्या देते हैं बच्चों, वो OH नेगेटिव आयन देते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत सारे एग्जांपल है एल्कली के, जैसे NaOH है, पानी में डालोगे तो OH नेगेटिव आयन देगा, KOH है, पानी में डालोगे तो OH नेगेटिव आयन देगा। अगर मैं बात करूं MgOH ट्वाइस है, पानी में डालोगे तो OH नेगेटिव आयन देगा, CaOH ट्वाइस है, पानी में डालोगे तो OH नेगेटिव आयन देगा। जैसे देखो NaOH को मैंने पानी के अंदर डिजोल्व किया, किसके अंदर डिजोल्व किया, वाटर के अंदर। जैसे ही वाटर के अंदर डिजोल्व किया, ये टूटा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में। और अभी हमने यही पढ़ा कि वो सब्सटेंस जो वाटर में डिजोल्व करने पे क्या दे, OH नेगेटिव आयन, वो क्या बोले जाएंगे, वो एल्कली बोले जाएंगे। मैं लिख देता हूं, इज नोन एज एल्कली। उनको हम क्या नाम देंगे, एल्कली नाम देंगे। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर एल्कली तो एक तरह के बेस ही हो गए। बिल्कुल बच्चों, एल्कली बेस ही होते हैं, तो फिर बेस और एल्कली में अंतर क्या हुआ। हम ये कह सकते थे ना, हम पहले ये कह सकते थे कि भाई बेस का एक और नाम एल्कली होता है, लेकिन बच्चों अंतर होता है एक छोटा सा, अभी मैं बताता हूं तुम्हें, समझना। आगे की जो कहानी है उसको समझना क्या है। यहां मैं लिखता हूं मेटल ऑक्साइड, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, लाइक Na2O, जैसे सोडियम का ऑक्साइड क्या हो गया, Na2O, मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या हो गया, MgO, कैल्शियम का ऑक्साइड क्या हो गया, CaO, है ना। ये मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं आर बिहेव एज बेस, वो बेस की तरह बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं, देखो सुनो ध्यान से। जैसे Na2O है बच्चों, मुझे नहीं पता ये एसिड है, बेस है, क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं इसको पानी के अंदर डालता हूं ना, ध्यान से समझना, हम जानते हैं पानी होता है न्यूट्रल, पानी ना एसिड होता है ना बेस होता है। इस सब्सटेंस को जब मैं पानी के अंदर डालता हूं तो क्या होता है, हम जानते हैं यहां सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहां हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, और हम जानते हैं यहां पानी के पास H+ है और OH नेगेटिव है। अब सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, हटा देगा इसको। अब हटा देगा तो सोडियम खुद आएगा हाइड्रोजन की जगह, खुद आएगा तो OH के साथ अपना कंपाउंड बनाएगा, क्या बनाएगा, NaOH। सही है, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सोडियम 2 है, सोडियम 2 हो गई, सही बात है यहां बच्चों। ऑक्सीजन 1 और 1 2, ऑक्सीजन कितनी, 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, बैलेंस हो गया। अब बच्चों तुम समझने की कोशिश करो, देखो इस सब्सटेंस का मुझे नहीं पता था ये एसिड है या बेस है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको पानी के अंदर डाला, मुझे पता है पानी न्यूट्रल होता है, मैंने जैसे ही इस सब्सटेंस को पानी के अंदर डाला एक बेस मिला मुझे। क्या मिला मुझे, बेस। इसका मतलब सीधा सीधा क्लियर है, ये वाला सब्सटेंस भी क्या होगा, बेस होगा। ठीक है बच्चों, तो जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना बच्चों, मेटल के ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि जब इनको पानी के अंदर डिसोल्व किया जाता है तो ये एक बेस बनाते हैं। मैं लिख देता हूं यहां, दिस इज बिकॉज व्हेन मेटल ऑक्साइड dissolve in water then they give base। ठीक है बच्चों, मेटल के ऑक्साइड को जब पानी के अंदर डालते हैं ना तो वो बेस बनाते हैं। इसका मतलब मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा हुआ, बेसिक नेचर हुआ। अब मैं तुमसे एक बात कर रहा हूं बच्चों, देखो Na2O, MgO और CaO तीनों ही बेस हैं, लेकिन क्या मैं इन तीनों बेस को एल्कली का नाम दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा एल्कली का नाम, क्योंकि एल्कली तो वो होते हैं जो पानी के अंदर डिजोल्व करने पे OH नेगेटिव आयन देते हैं। बच्चों ये वाटर में डिजोल्व करने पे OH नेगेटिव आयन नहीं दे रहे, ये वाटर में डिजोल्व करने पे एक बेस बना रहे हैं। ठीक है, एल्कली तो वो होता है जिसके पास ऑलरेडी OH ग्रुप होता है, ऑलरेडी होता है, और जैसे ही हम उसको पानी के अंदर डालेंगे वो डिकम्पोज हो जाएगा अपने आयन में और वहां से
एक आयन, कम से कम एक आयन तो OH नेगेटिव का होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एल्कली। तो मैं यहां कह सकता हूं बच्चों, हमारी केमिस्ट्री में जितने भी एल्कली है वो सारे बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस एल्कली नहीं होते। अब मैं ये कहूंगा कौन से बेस एल्कली नहीं होते, तो ये जो मेटल ऑक्साइड वाले बेस है ना, ये एल्कली नहीं होते। बच्चों बड़े काम की बात है, नोट डाल लेना है क्या, ऑल एल्कली बिहेव एज बेस, बट all base does not behave as alkali, लेकिन सारे बेस एल्कली की तरह बिहेव नहीं करते। बड़े काम की बात है बच्चों, ये नोट कर लेनी है तुमने, और समझ में आ गई होगी कि सारे बेस एल्कली क्यों नहीं होते। क्योंकि देखो ये जितने भी एल्कली है, जैसे NaOH, KOH, Mg, OH2, CaOH, ये सारे बेस होते हैं, ये भी बेस होते हैं, लेकिन ये वाले बेस एल्कली की तरह बिहेव नहीं करते। तो हमारी केमिस्ट्री में जितने भी एल्कली वो तो बेस हैं, लेकिन सारे बेस एल्कली नहीं हैं। क्लियर है यहां तक की बात बच्चों? अच्छा, अब सुनना जरा ध्यान से। नेक्स्ट जो टॉपिक है ना बच्चों हमारा, बहुत काम का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है पीएच स्केल। बच्चों पीएच स्केल हमें क्या जानकारी देता है? पीएच स्केल हमें एसिड और बेस के बारे में जानकारी देता है। एसिड और बेस के बारे में जानकारी तो इंडिकेटर भी दे देते हैं, लेकिन बच्चों जो पीएच स्केल है वो हमें बताएगा कौन सा एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है और कौन सा एसिड वीक है। सेम एज इट इज वो ये बताएगा कौन सा बेस बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है और कौन सा बेस वीक है। ये वाली जानकारी हमें इंडिकेटर नहीं देता था, ये सारी जानकारी हमें पीएच स्केल देगा बच्चों। बड़े काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है तुमने, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल बच्चों, पीएच स्केल जो था एक साइंटिस्ट ने दिया था, उनका नाम था सोरेनसन। पीएच स्केल is given by सोरेनसन। सोरेनसन ने दिया था ये स्केल, ठीक है बच्चों? अब बात यहां आती है कि इस पीएच का मतलब क्या होता है। तो यहां अगली लाइन से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। पीएच स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन होता है H पॉजिटिव। पीएच का मतलब है हाइड्रोजन आयन की पावर। सही बात है बच्चों? अब सुनो जरा तुम ध्यान से, आगे की बात क्या है। सोरेनसन जो था, सोरेनसन ने एक बात कही बहुत इंपॉर्टेंट, देखो बच्चों, क्या कि पानी जो होता है ना, पानी H2O जो होता है, जब आयन में टूटता है तो H पॉजिटिव आयन देता है और OH नेगेटिव आयन देता है। बच्चों यहां मैंने एक ऐसा साइन लगाया है, देखो ये साइन तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस साइन का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब H2O H पॉजिटिव OH नेगेटिव में कन्वर्ट होता रहता है, और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वापिस से H2O बनाते रहते हैं, दोनों डायरेक्शन में इक्वली चल रही है रिएक्शन, ठीक है बच्चों? सोरेनसन ने एक बात बताई, हमें बड़े काम की बात बताई, क्या कि जो वाटर है ना, वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का मतलब मात्रा, 25 डिग्री सेल्सियस में पानी के अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की जो मात्रा है, यानी कि कंसंट्रेशन, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 10 टू द पावर -14 होगा। ये बात बताई थी सोरेनसन ने। मैं इस बात को लिखता हूं, एक्सपेरिमेंटल बात है बच्चों,
एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, सोरेनसन ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या पता लगाया कि 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर पानी जो होता है उसके पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है उनका प्रोडक्ट 10 टू द पावर -14 होता है। ठीक बात है। अब सुनो जरा ध्यान से, यहां काम की बात क्या है मैं लिखता हूं। क्या? अकॉर्डिंग टू सोरेनसन, at 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ionic product of water is 10 to the power -14। ठीक है, कितना होता है? 10 टू दी पावर -14 होता है। पानी जब अपने आयन में टूटता है तो कुछ ऐसे टूटता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। और सोरेनसन के अकॉर्डिंग H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? 10 टू दी पावर -14। ठीक है बच्चों, यहां तक की बात। अब हम एक बात जानते हैं, पानी होता है न्यूट्रल। पानी कैसा होता है? न्यूट्रल। और ये बात हमें सोरेनसन ने बहुत अच्छे तरीके से समझाई। देखो क्या कहा उसने कि भाई पानी न्यूट्रल होता है। पानी न्यूट्रल क्यों होता है? सोरेनसन ने बताया इसके बारे में। देखो बच्चों, हम एक बात जानते हैं, जो H पॉजिटिव आयन देता है वो होता है एसिड, और जो OH नेगेटिव आयन देता है वो बेस होता है। पानी तो दोनों दे रहा है, H पॉजिटिव भी दे रहा है, OH नेगेटिव भी दे रहा है। और पानी के पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की जो मात्रा होती है, जो कंसंट्रेशन होती है, वो इक्वल होती है। ये खास बात है। यानी कि फॉर प्योर वाटर, मैं लिख देता हूं प्योर वाटर के लिए, फॉर प्योर वाटर H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू OH नेगेटिव। H पॉजिटिव की जो मात्रा है वो किसके बराबर होती है? OH नेगेटिव। दोनों बराबर होते हैं, और दोनों बराबर होते हैं ना तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, इसीलिए पानी न्यूट्रल होता है। ठीक है बच्चों, अब सुनो, देखो ध्यान से, H पॉजिटिव किसके बराबर है? OH नेगेटिव के। या मैं उल्टा कह सकता हूं, OH नेगेटिव किसके बराबर है? H पॉजिटिव के बराबर। बच्चों OH नेगेटिव H पॉजिटिव के बराबर है। मैं यहां पे OH नेगेटिव की ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूं। क्या पुट कर रहा हूं मैं? कि H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव था, लेकिन OH नेगेटिव की जगह मैं H पॉजिटिव रख सकता हूं क्योंकि दोनों आपस में बराबर। तो मैं यहां लिख देता हूं H पॉजिटिव बराबर क्या हुआ? 10 टू दी पावर -14। सही बात है बच्चों। तो बताना जरा, H पॉजिटिव का स्क्वायर किसके बराबर आया? 10 टू दी पावर -14। बताना जरा, H पॉजिटिव किसके बराबर आया? 10 टू दी पावर -14 का अंडर रूट। और ये वाली वैल्यू सोल्व करके कितनी आ गई? 10 टू दी पावर -7। सही बात है। अब बच्चों हम जानते हैं H पॉजिटिव की मात्रा तो किसके बराबर होती है? OH नेगेटिव के। इसका मतलब OH नेगेटिव किसके बराबर आ गया हमारा? OH नेगेटिव बराबर 10 टू दी पावर -7। ये है प्योर वाटर के लिए। किसके लिए बच्चों? प्योर वाटर के लिए H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों बराबर होते हैं। अगर हमें कोई और कंडीशन दी हुई है ना, और वहां पे OH नेगेटिव की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों देखो हम ऐसे निकाल सकते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बराबर होता है 10 टू दी पावर -14। सोरेनसन के अकॉर्डिंग H पॉजिटिव अगर कभी भी निकालना हो तो वो किसके बराबर होगा? 10 टू दी पावर -14 डिवाइड बाय OH नेगेटिव। और अगर कभी भी OH नेगेटिव निकालना हो तो OH नेगेटिव बराबर होता है 10 टू दी पावर -14। OH नेगेटिव निकालना है तो H पॉजिटिव डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाय H पॉजिटिव। बच्चों ये बातें ध्यान रखनी है। जैसे अभी अभी मैंने OH नेगेटिव निकाला, ये OH नेगेटिव देखो कैसे निकाला होगा। फॉर्मूला लगाता हूं मैं, OH नेगेटिव बराबर 10 टू दी पावर -14 और डिवाइड बाय H पॉजिटिव। H पॉजिटिव में निकाल चुका हूं 10 टू दी पावर -7। तो देखो बच्चों सोल्व करके आ गया 10 टू दी पावर -7। सही बात है, यहां तक
क्लियर है बच्चों? समझते चलना है, जहां भी डाउट है ना मेरे को बताना है तुमने, क्योंकि पीएच स्केल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है। यहां तक की बातें क्लियर होनी चाहिए तुम्हारी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आगे सुनो। मैथमेटिकली pH is calculated as follow। देखो बच्चों, मैथमेटिकली हम pH कैसे निकाल सकते हैं? pH बराबर होता है माइनस log H पॉजिटिव। देखो बच्चों, log एक मैथमेटिक्स टर्म है, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए लोग आया है मैथमेटिक्स के अंदर, और यहां हम उसका यूज कर रहे हैं। माइनस लोग H पॉजिटिव, पीएच बराबर क्या होता है? माइनस लोग H पॉजिटिव। अब मैं तुम्हें कुछ लोग के बारे में चीजें समझाता हूं, ध्यान से देखना जरा। देखो बच्चों, लोग में है ना 3 फॉर्मूले लगते हैं। पहला फॉर्मूला लोग m की पावर x बराबर क्या होता है? ये कोई भी टर्म है और x उसकी पावर है। अगर कभी भी तुम्हें log m की पावर x दिखे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? पावर को डाउन कर लेते हैं, x log m लिख सकते हैं हम उसको, ठीक है। एक होता है log m बाय n, यानी कि कोई नंबर है m, उसको डिवाइड कर रहा है कौन? n। log m बाय n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, ठीक है बच्चों। एक फॉर्मूला ये होता है बच्चों log m इंटू n, दो नंबर है ये भी, एक m है एक n है, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होगा? log m प्लस log n। देखो सीधी सी बात है बच्चों, अगर दो नंबर डिवाइड कर रहे हो तो माइनस हो जाएंगे उनके लोग, दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऐड कर देना है उनका। अब log की वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे होती है? देखो बहुत ज्यादा डिटेल में तो हमें पढ़ना नहीं, छोटी छोटी चीजें पढ़नी है, वो मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो क्या बच्चों, कुछ चीजें तुम्हें याद रखनी है। जैसे log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ठीक है। log 2 की वैल्यू बच्चों होती है 0.3010, ये तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, ये तुम्हें याद रखनी पड़ेगी बच्चों। वैसे जब भी इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आएगा जिसमें log की वैल्यू का यूज है, उसमें log की वैल्यू तुम्हें प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें निकालना सिखा रहा हूं कि log की वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों, ये 3 वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी। इन 3 का यूज करके हम सभी जितने भी log की वैल्यूज होती है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे बच्चों, मुझे निकालना है log 4 की वैल्यू। अब देखो बच्चों, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4 को मैं ऐसे लिख दूं, log 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना। और log 2 का स्क्वायर अगर है बच्चों तो देखो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन गया log m की पावर x, 2 की पावर 2। इसको क्या लिख दूं मैं? 2 log 2 लिख सकता हूं ना। और log 2 की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूं, इतनी 0.3010। तो बताना जरा बच्चों, इसकी टोटल वैल्यू क्या आ गई? 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3010 आ गई 0.6020। किसकी वैल्यू आ गई? log 4 की, ठीक है बच्चों। अब मैं एक और चीज बता रहा हूं तुम्हें जो हमें याद रखनी है बच्चों, log 10 की वैल्यू याद रखनी है। log 10 बराबर होता है 1, बड़े आराम से याद कर सकते हो तुम बच्चों। log 1 होता है 0, log 10 होता है 1, और तुम्हें कुछ याद नहीं रखना है। देखो बच्चों, अगर कभी भी मैं तुम्हें कह दूं कि log 100 की वैल्यू निकालनी है तो बताना जरा बच्चों, log 100 को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ना, log 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर का मतलब 2 log 10। अब log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, तो क्या आ गया भाई? 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका मतलब log 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अगर कभी भी बच्चों ऐसा आ जाता है log 10 की पावर -3, log 10 की पावर -3, इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो बच्चों फिर से वही फॉर्मूला बन गया log m की पावर x। यहां m कौन है? 10, x कौन है? -3। पावर को डाउन कर लो, -3 log 10। सोल्व किया तो log 10 की वैल्यू तो होती है 1, 1 से जब -3 मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? -3, ठीक है। ये है कुछ यूज होने वाली वैल्यू। देखो बच्चों, अब हम जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे ना
तो हमें समझ में आ जाएगा ये वैल्यू कहां पे यूज होने वाली है। और अपने दिमाग में ये मत पालना कि सर और भी तो वैल्यू होती है, वो तुम्हारी यूज नहीं होने वाली है। जो यूज होने वाली थी वो मैंने तुम्हारे सामने लिख दी है। ठीक है यहां तक? अब सुनो जरा ध्यान से बच्चों, देखो अब मैं देखता हूं, मैं निकालता हूं जो प्योर वाटर होता है ना, प्योर वाटर, उसका पीएच निकालता हूं, उसका पीएच कितना होगा। देखो बच्चों, फॉर प्योर वाटर, फॉर प्योर वाटर, प्योर वाटर के लिए H पॉजिटिव कितना होता है? प्योर वाटर के लिए H पॉजिटिव जो होता है वो 10 की पावर -7 होता है। ठीक है बच्चों, 10 की पावर कितनी होता है? -7। अब मुझे इसका पीएच निकालना है। पीएच का फॉर्मूला क्या है? पीएच बराबर माइनस लोग H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव कितना आया? 10 टू दी पावर -7। सही बात है। अब बच्चों देखो फॉर्मूला बन गया, लोग m की पावर x, लोग m की पावर x। तो ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? पावर को डाउन करेंगे, पावर को आगे लाएंगे, पावर क्या है? -7। -7 को जब आगे लाएंगे, आगे भी माइनस लगा हुआ है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 7 log 10, log 10 कितना होता है? 1। देखो ये लिखा हुआ, log 10 कितना होता है? 1। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई? 7। इसका मतलब प्योर वाटर का पीएच कितना होता है? 7। बहुत काम की चीज है बच्चों। जो प्योर वाटर होता है ना वो न्यूट्रल होता है और उसका पीएच कितना होता है? 7। क्लियर है यहां तक की बात? कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, सीधे सीधे हमने निकाल दिया यहां तक। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल तुम्हें करके दिखाता हूं, और उस तरह के न्यूमेरिकल तुम बच्चों अगर तुम्हें कहीं पे मिले, किताबों में जो भी तुम्हारे पास बुक है उसमें मिले, तो करने की कोशिश भी करना। देखो ध्यान से, देखो बच्चों एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन, डेटरमाइन पीएच ऑफ फॉलोइंग। ठीक है बच्चों, हमें पीएच निकालने, कुछ सॉल्यूशन दिए हुए तुम्हें। पहला दिया हुआ है 10 टू दी पावर -2 MHCl, दूसरा दिया हुआ है 0.05 MH2SO4, तीसरा दिया हुआ है बच्चों 10 टू दी पावर -2 MnAOH। बच्चों ये तीनों क्वेश्चन है ना अपने आप में अलग है, और आपको एक एक अच्छे से समझना है। अगर ये तीन तुम समझ गए ना तो पीएच स्केल के चाहे तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दे तुम बड़े आराम से निकाल सकते हो। देखो बच्चों इनको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो पहला वाला न्यूमेरिकल है, हमें क्या दिया हुआ है? हमें 10 टू दी पावर -2 MHCl दिया हुआ है। बच्चों ये जो m है ना, m एक यूनिट है कंसंट्रेशन मेजर करने की। कंसंट्रेशन मेजर करने की, मैंने कंसंट्रेशन बताया था तुम्हें क्या होता है, एक तरह से मात्रा होती है कि कितना अमाउंट वहां मौजूद है। तो बच्चों कंसंट्रेशन मेजर करने की एक यूनिट होती है m, इसका नाम होता है मोलैरिटी। क्या नाम होता है? मोलैरिटी। ये यूनिट तुम्हें लगी हुई मिलेगी जब भी कंसंट्रेशन देगा, उसके साथ m यूनिट लगी हुई मिलेगी। अब बच्चों सुनो ध्यान से, हमें दिया हुआ है HCl, समझना देखो बात को, हमें HCl दिया हुआ है और इस HCl की कंसंट्रेशन दी हुई है 10 टू दी पावर -2m। सही बात है। अब बच्चों हमें इसका पीएच निकालना है। पीएच निकालने के लिए हमारे पास H पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पीएच के फॉर्मूला में तो माइनस लोग H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है, हमारे पास H पॉजिटिव होना चाहिए। अगर H पॉजिटिव है तो हम पीएच निकाल सकते हैं, वरना नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें यहां यह चेक करना पड़ेगा कि यहां H पॉजिटिव कितना है। अब वो H पॉजिटिव कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों HCl को जब मैं पानी के अंदर डिजोल्व करता हूं तो ये आयन में टूटता है, एक H पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। टूटता है कि नहीं टूटता है? अगर मेरे पास एक HCl है, मान लो मेरे पास एक HCl है, तो एक H पॉजिटिव मिलेगा, एक Cl नेगेटिव मिलेगा। सही बात है। अगर दो होते तो दो H पॉजिटिव, दो Cl नेगेटिव। लेकिन
पास HCl की जो मात्रा है वो 10⁻⁻² है। इसका मतलब ये भी कितना बनेगा 10⁻⁻²। ये भी कितना बनेगा 10⁻⁻²। समझ में आ रही है ना बात बच्चों? देखो अगर एक HCl होता तो ये भी एक बनता, ये भी एक बनता, लेकिन ये कितना है 10⁻⁻², तो ये भी 10⁻², ये भी 10⁻²। अब मेरे पास आ चुका है H पॉजिटिव। कितना है H पॉजिटिव 10⁻⁻²। मेरे पास आ चुका है H पॉजिटिव बराबर 10⁻⁻²m। मैं निकाल सकता हूं pH बराबर क्या हो जाएगा -log H पॉजिटिव, और -log H पॉजिटिव कितना 10⁻⁻²। फॉर्मूला लग गया log m की पावर x, पावर को डाउन किया -2 है पावर, आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये ओवरऑल हमारे पास आ गया 2 आंसर। इस वाले सॉल्यूशन का जो pH होगा बच्चों कितना होगा 2। समझ में आ गई है बात? यहां तक क्लियर है? कोई बड़ी बात नहीं है। अब सुनो जरा बच्चों, देखो आगे इसके बाद हमारे पास क्या है। अगला जो न्यूमेरिकल है वो देखते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये वाला भी, नंबर 2 जो है। नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 0.05 MH2SO4 ये दिया हुआ है। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 0.05 MH2SO4 में H पॉजिटिव कितना है, चलो निकालेंगे। देखो H2SO4 है भाई 0.05 M, पानी में जब जाएगा तो 2 H पॉजिटिव देगा और 1 SO4 2 नेगेटिव देगा, ये बात तो हम जानते हैं। अब बच्चों देखो सीधा सीधा तुम्हें कुछ नजर आ रहा है, अगर एक H2SO4 है मेरे पास तो H पॉजिटिव कितने मिलते हैं 2, SO4 2 नेगेटिव कितना मिलता है 1। हालांकि हमें SO4 2 नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, हमारी जो पूरी कैलकुलेशन होगी वो किस बेस पे होगी H पॉजिटिव पे, हमें तो बस H पॉजिटिव पता करना है कितना होगा। अब देखो बच्चों ध्यान से, अगर ये 1 है तो ये कितना होगा 2, अगर ये 0.05 है तो ये कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो बताना जरा बच्चों H पॉजिटिव कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.05 M, यूनिट M लग रही है, तो बताना H पॉजिटिव कितना आया, मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 0.1 M, ये आ गया हमारे पास H पॉजिटिव, इसका H पॉजिटिव सही है। अब बताना pH कैसे निकलेगा, pH बराबर -log H पॉजिटिव, H पॉजिटिव कितना है 0.1 सही है। अच्छा बच्चों pH बराबर -log 0.1 को बच्चों 0.1 बराबर 1/10 लिख सकता हूं ना, 1/10 लिख सकता हूं, और 1/10 का मतलब 10 की पावर -1 भी लिख सकता हूं, 10 ऊपर जाएगा तो -1, तो बच्चों मैंने इसको लिख लिया 10 की पावर -1, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्मूला बन गया log m की पावर x, log m की पावर x का मतलब pH बराबर क्या हो गया, पावर को डाउन किया माइनस माइनस प्लस हो गया तो log 10, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हमारा आंसर आ गया, इसका pH कितना होगा 1 होगा। सही बात है ना बच्चों, यहां तक की क्लियर है? चलो अब आते हैं इस थर्ड न्यूमेरिकल के ऊपर। देखो बच्चों थर्ड न्यूमेरिकल जो है हमारे पास वो भी बड़े काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो थर्ड न्यूमेरिकल दिया हुआ है हमें 10⁻⁻2m NaOH, 10⁻⁻2m NaOH दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब एक बात बताओ, ये NaOH दिया मुझे 10 की पावर -2m NaOH दिया हुआ है, पानी में डिजोल्व किया तो ये क्या देगा Na पॉजिटिव देगा OH नेगेटिव देगा। अब यहां से सीधा सीधे एक चीज क्लियर हो रही है, अगर एक NaOH है तो Na पॉजिटिव कितना मिल रहा है 1, OH नेगेटिव कितना मिल रहा है 1, दोनों 1 मिल रहे हैं। है कितना NaOH 10 की पावर -2, इसका मतलब ये कितना होगा 10 की पावर -2, ये भी कितना होगा 10 की पावर -2। बच्चों pH निकालने के लिए क्या चीज जरूरी होती है H पॉजिटिव, लेकिन इस न्यूमेरिकल में H पॉजिटिव है ही नहीं,
लेकिन हमारे पास OH नेगेटिव है। मैं OH नेगेटिव की मदद से H पॉजिटिव निकाल सकता हूं। देखो बच्चों, यहां पे OH नेगेटिव आ गया है मेरे पास, कितना? मेरे पास आ गया 10 की पावर -2m आ गया। मुझे H पॉजिटिव निकालना है बच्चों। H पॉजिटिव बराबर, फॉर्मूला बताया था तुम्हें थोड़ी देर पहले, 10 की पावर -4 डिवाइड बाय OH नेगेटिव, फॉर्मूला बताया था मैंने। तो बताना जरा बच्चों क्या आ गया? 10 टू दी पावर -14 डिवाइड बाय OH नेगेटिव कितना? 10 की पावर -2। कितना आया सोल्व करके? 10 की पावर -12। ये कौन आ गया? H पॉजिटिव। 10 की पावर -12 m यूनिट आ गई। ये बच्चों आ गया मेरे पास H पॉजिटिव। अब मैं pH निकाल सकता हूं। pH बराबर क्या होगा? माइनस log H पॉजिटिव, ठीक है। और माइनस log H पॉजिटिव कितना है? 10 की पावर -12। सही बात है, फॉर्मूला लग गया log m की पावर x। पावर को डाउन किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया 12 log 10। log 10 की वैल्यू 1 हो गई, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास? 12। सही बात है बच्चों। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ओवरऑल pH की वैल्यू किसी भी सॉल्यूशन के लिए। अगर कोई सॉल्यूशन दे देता है, उसकी कंसंट्रेशन दे देता है, तो हम बड़े आराम से बच्चों, बहुत ज्यादा कठिन काम नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बड़े आराम से pH की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब बच्चों हम पढ़ेंगे जो स्केल बनाएंगे pH, जिससे हम बड़े आराम से ये बता पाएंगे कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रोंग होता है और कौन सा बेस ज्यादा स्ट्रोंग होता है। ये सारी चीजें अब हम डिटरमाइन करेंगे pH स्केल बना के। देखो बच्चों, यहां मैं एक लाइन लिख रहा हूं, हालांकि इस लाइन का मतलब अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना वैसे हमें पता चल जाएगा। क्या लिख रहा हूं मैं लाइन? pH स्केल हैव वैल्यूज 0 to 14। pH स्केल 0 से लेके 14 तक वैल्यू होती है एंड इट विल represented as following। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है देखेंगे हम। pH स्केल में जो pH की वैल्यू होती है ना बच्चों, वो 0 से लेके 14 तक होती है। अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में आने लग गए हैं कि 0 से 14 तक क्यों होती है, 15 तक क्यों नहीं होती, 16 तक क्यों नहीं होती, ऐसा क्या क्या वजह है? 0 से स्टार्ट क्यों हुई, 1 से क्यों नहीं स्टार्ट हुई, 2 से क्यों नहीं स्टार्ट हुई? तो ये सारी चीजें अब क्लियर होने वाली है बच्चों। देखो, मैंने एक स्केल बनाया और उस स्केल में 0 से लेके 14 तक वैल्यू लिख दी। ये स्केल बना रहा हूं मैं बच्चों, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे वैल्यू 0, यहां पे है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारे पास 8, ये 9, आगे बढ़ते हैं तो 10 11 12 और ये 13 और ये बच्चों 14। सही बात है। ये pH की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? pH की वैल्यू 0 से लेके 14 तक होती है। ठीक है। अब बच्चों मैं देखो ये वाली वैल्यू कंसिडर कर रहा हूं, मैं इस वाली वैल्यू को कंसिडर कर रहा हूं 7 को। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, pH बराबर 7 किसका था? pH बराबर 7 था वाटर का। किसका था? वाटर का। प्योर वाटर का pH 7 था। और प्योर वाटर के लिए H पॉजिटिव कितना होता था? प्योर वाटर के लिए H पॉजिटिव होता था 10 टू दी पावर -7। प्योर वाटर के लिए OH नेगेटिव कितना होता था? 10 टू दी पावर -7। और देखो pH निकाला भी कैसे जाता है। pH का मतलब होता है
पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की पावर, यहां हाइड्रोजन आयन की पावर कितनी है 7, तो पीएच कितना हो जाता है 7। सही बात है यहां तक बच्चों? देखो एक बात सुनो ध्यान से, बड़े काम की बात है, मैं इधर लिख रहा हूं H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। बच्चों जब pH 7 होता है ना तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होती है 10 की पावर -7, ठीक है। और जब pH 7 होता है उस टाइम OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी 10 की पावर -7 होती है, ठीक है। यहां तक की बात कोई बड़ी बात नहीं है। अब सुनो आगे की कहानी। जब pH 8 होगा, जब pH 8 होगा बच्चों, pH 8 कब होगा, मैं ये कह रहा हूं किसी का pH 8, तो बच्चों सीधी सी बात है उसमें H पॉजिटिव 10 की पावर -8 होगा, तभी उसका pH 8 आएगा। और अगर H पॉजिटिव 10 की पावर -8 है तो उसका OH नेगेटिव 10 की पावर -6 होगा। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का प्रोडक्ट हमेशा 10 की पावर -14 के बराबर होता है। सही बात है। वैसे अगर तुम ये नहीं पता लगा पा रहे हो तो बच्चों बड़े आसानी से हम निकाल भी सकते हैं। OH नेगेटिव बराबर क्या होता है 10 की पावर -14 डिवाइड बाय H पॉजिटिव। जब H पॉजिटिव 10 की पावर -8 था उस टाइम OH नेगेटिव कितना होगा, तो मैं H पॉजिटिव की यहां कंसंट्रेशन रख दूंगा, 10 की पावर -8 कैंसिल हुआ तो 10 की पावर -6 बच गया। सही बात है बच्चों। अब इस डाटा का यूज करते हुए मैं ये जितनी भी pH की वैल्यू है ना इन सब पे मैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन लिखना चाह रहा हूं। देखो जब pH 8 होगा तो H पॉजिटिव होगा 10 की पावर -8, OH नेगेटिव कितना होगा 10 की पावर -6। जब pH 9 होगा तो H पॉजिटिव 10 की पावर -9, OH नेगेटिव 10 की पावर -5। जब pH 10 होगा तो H पॉजिटिव 10 की पावर -10 और ये 10 की पावर -4। जब pH 11 होगा तो ये 10 की पावर -11 और ये 10 की पावर -3। जब pH 12 होगा तो 10 की पावर -12, 10 की पावर -2। जब pH 13 होगा तो 10 की पावर -13 और 10 की पावर -1। जब pH 14 होगा तो ये 10 की पावर -14 और ये 10 की पावर 0। सही बात है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 10 की पावर -14 के बराबर होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, नीचे ही 10 की पावर 14 आ गया तो ऊपर क्या होगा, ऊपर कुछ नहीं होगा, 10 की पावर 0। और 10 की पावर 0 का मतलब ये मत समझ लेना दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाएगा, नहीं। किसी की भी पावर 0 1 के बराबर होता है, ये 1 के बराबर है, ठीक है यहां तक की बात। चलो बच्चों वैसे तुम देख सकते हो इन दोनों का प्रोडक्ट हर जगह चेक करो, 10 की पावर -14 10 की पावर -14 के बराबर आ रहा है। अब मैं इधर आ रहा हूं वापिस। जब pH 6 होगा तो H पॉजिटिव 10 की पावर -6 और OH नेगेटिव 10 की पावर -8। जब pH 5 होगा तो H पॉजिटिव 10 की पावर -5, OH नेगेटिव 10 की पावर -6। जब pH 4 होगा तो H पॉजिटिव 10 की पावर -4, OH नेगेटिव 10 की पावर एक मिनट रुकना, ये 5 9 आएगा भी बच्चों, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट -14 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये -4 तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -10, ये 10 की पावर -3, ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -11। हमें बस ये देखना इन दोनों का प्रोडक्ट 10 की पावर -14 के बराबर होना चाहिए। और ये मत समझना दोनों की पावर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, नहीं। पावर की जब मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड हो जाती है, -4 -10 -14 हो जाएगा। अच्छा 10 की पावर -2 तो 10 की पावर -12, यहां पे क्या होगा 10 की पावर -1 10 की पावर -13, यहां क्या होगा 10 की पावर 0 और 10 की पावर -14। बच्चों अब देखो हमें सीधा सीधा नजर आ रहा है कि pH स्केल की वैल्यू 0 से 14 तक ही होगी, 14 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का जो प्रोडक्ट है ना उसकी वैल्यू 10 की पावर -14 ही होती है, फिक्स है वो वैल्यू 10 की पावर -14, इसीलिए pH स्केल 0 से 14 तक ही होता है।
समझ में आ गई ये बात बच्चों? अब सुनना जरा तुम ध्यान से, अब बड़े काम की बातें स्टार्ट होगी यहां से। देखो बच्चों, जब मैं इस साइड चल रहा हूं, लेफ्ट टू राइट चल रहा हूं, ध्यान से समझना, लेफ्ट टू राइट चल रहा हूं, तो बच्चों यहां H पॉजिटिव देखो 10 की पावर 0, और 10 की पावर 0 का मतलब होता है बच्चों 1। क्या होता है? 1। यहां 10 की पावर -1, 10 की पावर माइनस का मतलब 0.1। यहां 10 की पावर -2 का मतलब 0.01। यहां 10 की पावर -3 का मतलब 0.001। एक बात बताओ बच्चों, H पॉजिटिव की जो मात्रा है, H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है, जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है। तो मैं ये कहूंगा H पॉजिटिव की मात्रा क्या हो रही है? कम हो रही है। और बच्चों H पॉजिटिव की मात्रा अगर कम होती है ना, तो एसिड की ताकत, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्योंकि जितना ज्यादा H पॉजिटिव उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो बच्चों, एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव देता है। जो ज्यादा संख्या में H पॉजिटिव देगा, जो बहुत ज्यादा H पॉजिटिव देगा ना बच्चों, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो कम H पॉजिटिव देगा वो कमजोर एसिड होगा। अब देखो, जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूं, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, वैसे वैसे H पॉजिटिव कम हो रहा है। इसका मतलब एसिड की ताकत कम हो रही है। ठीक है बच्चों यहां तक? अब सुनो ध्यान से, जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूं, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, देखो 10 की पावर -14 है OH नेगेटिव। यहां कितनी हो गई? -13। यहां कितनी हो गई? -12। यहां -11, यहां -10, यहां -9। इसका मतलब OH नेगेटिव की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और यहां पे जाके 1 हो गई है OH नेगेटिव की वैल्यू। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पे OH नेगेटिव की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। और OH नेगेटिव अगर बढ़ेगा ना बच्चों, तो बेसिक स्ट्रेंथ, बेस की ताकत बढ़ेगी। क्या होगा? बेस की ताकत इंक्रीज होगी। सही बात है यहां तक? अब सुनो जरा, अगली जो बात है हमारे पास वो क्या है बच्चों? यहां तक जब हमारे पास pH 7 था, pH 7 से पहले अगर मैं बात करूं, तो pH 7 से पहले H पॉजिटिव की मात्रा OH नेगेटिव से ज्यादा है। यहां तक, यहां पे तो दोनों बराबर है। इस 7 वाली जो कंडीशन है ना बच्चों, उस पे pH 7 की अगर मैं बात करूं, तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव दोनों बराबर है। इससे पहले हर एक कंडीशन में अगर मैं देखूं, तो देखो H पॉजिटिव 10 की पावर -6, OH नेगेटिव 10 की पावर -8। इसका मतलब H पॉजिटिव ज्यादा है। H पॉजिटिव 10 की पावर -5, OH नेगेटिव 10 की पावर -9। हर कंडीशन में H पॉजिटिव OH नेगेटिव से ज्यादा है। और 7 के बाद OH नेगेटिव ज्यादा है H पॉजिटिव से। देख लो चाहे तुम इस कंडीशन पे देखो, H पॉजिटिव कितना? 10 की पावर -8। OH नेगेटिव कितना? 10 की पावर -6। तो ये बड़ा है, ये छोटा है। तो 7 से इधर H पॉजिटिव OH नेगेटिव से ज्यादा है, 7 से इस तरफ OH नेगेटिव H पॉजिटिव से ज्यादा है। तो इसका मतलब बच्चों 7 से आगे की तरफ, 7 से राइट हैंड साइड बेस है, और 7 से लेफ्ट हैंड साइड एसिड है। क्योंकि एसिड वो होता है जिसके पास H पॉजिटिव होता है, बेस वो होता है जिसके पास OH नेगेटिव होता है। यहां OH नेगेटिव ज्यादा है H पॉजिटिव से, इसका मतलब ये बेस है। यहां H पॉजिटिव ज्यादा है OH नेगेटिव से, इसका मतलब ये एसिड है। और यहां पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों बराबर है, इसका मतलब ये न्यूट्रल होगा। ठीक बात है बच्चों? तो देखो बच्चों, अब एक टेबल बनाते हैं हम। इफ pH इज ग्रेटर देन 7, अगर pH की वैल्यू 7 से बड़ी होती है, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14, तो सॉल्यूशन बेसिक होता है। ठीक है? बेसिक सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? बेसिक। इफ pH इज लेस देन 7, pH अगर 7 से कम होता है, अगर pH की वैल्यू 7 से कम होती है, तो वो क्या होगा?
एसिडिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन होगा वो? एसिडिक। और अगर पीएच 7 के बराबर होगा तो बच्चों वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा? न्यूट्रल सॉल्यूशन। सही बात है। इसका मतलब ये जो 7 वाला पॉइंट है ये न्यूट्रल पॉइंट है। अब बच्चों मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, ध्यान से समझना। स्ट्रोंग एसिड वो होता है, स्ट्रोंग एसिड वो होता है जिसके पास H पॉजिटिव ज्यादा होता है, वो स्ट्रोंग एसिड होता है। वीक एसिड वो होता है जिसके पास H पॉजिटिव कम होता है। तो एक बात सुनो तुम, H पॉजिटिव की मात्रा सबसे ज्यादा यहां पे है, सबसे ज्यादा यहां पे। जैसे जैसे मैं इधर आ रहा हूं H पॉजिटिव की मात्रा, H पॉजिटिव की मात्रा क्या हो रही है? कम हो रही है। बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि जैसे जैसे पीएच बढ़ता है एसिड की ताकत, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। और जैसे जैसे पीएच बढ़ता है, देखो पीएच की वैल्यू जब 14 होती है, 14 वैल्यू पे बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है 14 वाला। पीएच की वैल्यू अगर बढ़ती है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। बच्चों ये वाली बात भी हमें याद रखनी है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? समझ में आ रही है ना? तो देखो क्या माना जाता है कि जीरो से लेके ये 2 तक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और ये 5 तक मॉडरेट एसिड होते हैं, बीच के। और फिर आगे 7 तक वीक एसिड होते हैं। सही बात है? सेम एज इट इज बच्चों, 8 से लेके ये 10 तक वीक एसिड होते हैं, सॉरी वीक बेस होते हैं। और ये 10 से लेके 12 तक मॉडरेट बेस होते हैं। और 12 से लेके 14 तक स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। बच्चों ये वाली टेबल बना लेनी है हमने, और यहां तक का काम आप लोग पूरा कर लेना। ठीक है बच्चों, काफी बड़ा हो गया है टॉपिक, अभी और न्यूमेरिकल हमने पढ़ने हैं इसके अंदर, लेकिन वो मैं ऐड करूंगा अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में, क्योंकि ये वाला लेक्चर ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। ठीक है बच्चों, समझना इसको बहुत अच्छे से। अगर कोई डाउट रहता है तो मेरे से पूछना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।